हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है जी हमारी मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में। हमारा जो एग्जामिनेशन है कैंसिल हो गया, बट पढ़ाई कैंसिल नहीं हो सकती, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। और इस सीरीज के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट मैनेजमेंट के एग्जाम में पूछे गए थे। और मजे की बात यह है कि आपके जो यहाँ पे टॉपिक्स हम टेकअप करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर बोथ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड यूजीसी नेट मैनेजमेंट। तो प्यारे दोस्तों, इस सीरीज में आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, एचआरएम का। आइए फटाफट से इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के सवालों को देखते हैं, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। तो आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करनी है केवल प्रैक्टिस तो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन पास है बट डिस्काउंट्स काफी ज्यादा है, तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिएगा। डिटेल्स हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। To achieve its aims in strategic human resource management, organizations formulate and execute human resources, policies, behaviors, practices और competencies. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या फॉर्मुलेट करेंगी? बिहेवियर और कॉम्पिटेंसी तो फॉर्मुलेट नहीं करेंगी, वो केवल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो हैं वही तय करेंगी, वही फॉर्मुलेट करेंगी और उन्हीं को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगी स्ट्रेटेजिक बनाने के लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। तो इसीलिए ए और सी ही हमारे आंसर का पार्ट बनेंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल while handling a grievance? Examine the grievant personal's record, hold the grievance discussions privately, make arrangement with individual employees that are inconsistent with the labor agreement. The union will identify specific contractual provisions allegedly being violated. तो अगर आप एक ग्रीवियंस हैंडल कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयज के साथ जो अरेंजमेंट करना है वो आप इनकंसिस्टेंट क्यों करेंगे? आपके लेबर एग्रीमेंट से कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका अरेंजमेंट। इनकंसिस्टेंट अरेंजमेंट तो आप नहीं करेंगे, आपको करना ही नहीं है, ऐसा आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो है आप आसानी से यहाँ पे पहचान सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स सीक टू रेटिफाई द यूजफुलनेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द पर्सन ब्रिंग्स टू द न्यू जॉब? तो ओरिएंटेशन की बात हो रही है कि आपका कोई पर्सन है, जॉब पे आ रहा है, तो उसकी ओरिएंटेशन आप करते हैं। उस ओरिएंटेशन को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा है सीरियल वर्सेस डिस्टिंक्टिव ओरिएंटेशन और एक है इन्वेस्टिचर वर्सेस डाइवर्सिचर ओरिएंटेशन। तो अगर सीरियल वर्सेस डिस्जंक्टिव ओरिएंटेशन की मैं बात करूं तो ओरिएंटेशन सीरियल तब होती है जब आपका एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय न्यू हायर को लेकर आ रहा है, नए एम्प्लॉय को लेकर आ रहा है। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय एक ट्यूटर की तरह काम करता है, एक मॉडल की तरह काम करता है हमारे नए हायर के लिए। और अगर हम नए हायर को लेकर आ रहे हैं जिसके कोई प्रीडिसेसर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय उसे गाइड करने के लिए नहीं है, तो उसे यहाँ पे डिस्टिंक्टिव बोला जाता है। अगर इन्वेस्टिचर ओरिएंटेशन की मैं बात करूं तो उसके अंदर हमारा जो नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसके बेसिकली जो उसके पास अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी यूजफुलनेस को यहाँ पे जॉब पे लेकर आने की कोशिश हो रही है। अगर डाइवर्सिचर ओरिएंटेशन की बात करें तो उसके अंदर यहाँ पे हमारे जो नया एम्प्लॉय उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की बात हो रही है कि कुछ मॉडिफिकेशंस उनके उसके अंदर कर दिए जाएं ताकि वो अपनी जो जॉब है जो कि जिस पे उसे डाला जा रहा है उस पे और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि which one of the orientation program seek to ratify the usefulness of the characteristics that the person brings to the new job? तो ऐसा हमें देखने को मिलता है इन्वेस्टिचर ओरिएंटेशन के अंदर। so that is why the correct answer is going to be option number 3। चलिए तो अगला सवाल है, information regarding personal job demands, human expenditure involved in work such as energy expenditure collected in job analysis falls in which one of the following? तो जब हम जॉब की एनालिसिस करते हैं तो जॉब से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को पहचानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे इकट्ठी करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरीज में भी बांटा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं जॉब कंटेक्स्ट, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, वर्क एक्टिविटीज, वर्कर ओरिएंटेड एक्टिविटीज। तो पर्सनल जॉब डिमांड की यहाँ पे बात हो रही है। तो बेसिकली इस सवाल के अंदर अगर आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन पता है कि किस चीज को किस में डाला जाता है, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल यहाँ पे पूछा है, तभी आप इस सवाल को आंसर कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप इस सवाल को आंसर नहीं कर पाएंगे।
द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वर्कर ओरिएंटेड एक्टिविटीज। और यहाँ पे हम एक बार देख भी लेते हैं कि जॉब एनालिसिस जो है उसके अंदर किस तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी कैटेगरी में आती है, ताकि आगे ऐसा सवाल पूछे तो आप उसे आंसर कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड बाय जॉब एनालिसिस की, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं जॉब एनालिसिस के अंदर। वर्क एक्टिविटीज के बारे में, यानी कि आपका जो काम है उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज, जॉब ओरिएंटेड एक्टिविटीज, क्या प्रोसीजर्स इस्तेमाल होंगे, ये सारी चीजें। वर्कर ओरिएंटेड एक्टिविटीज की वर्कर का क्या बिहेवियर रहेगा, क्या मोशंस उनको करने पड़ेंगे काम पे, क्या पर्सनल जॉब डिमांड्स रहेंगी। फिर है जी आप कौन से मशीन टूल्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर है जॉब रिलेटेड टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल्स, यानी कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, क्या प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, क्या नॉलेज लगाई जाएगी, कौन सी सर्विसेज रेंडर की जाएंगी। वर्क परफॉर्मेंस को मेजर करना, स्टैंडर्ड वगैरह, ये सब आ जाएगा। जॉब का कंटेक्स्ट आ जाएगा कि कैसे फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट में जॉब परफॉर्म की जाएगी, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट रहेगा। आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि आपकी जो काम को करने वाले लोग हैं उसमें क्या नॉलेज उनको चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या पर्सनल एट्रीब्यूट्स, उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो इस तरीके से जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इनको बेस बनाकर आपसे एग्जामिनेशन में आगे भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन स्किल इन्वेंटरी। जब हम एचआर फॉरकास्टिंग करते हैं तो हम स्किल इन्वेंटरी तैयार करते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनकी बेसिकली एक इन्वेंटरी तैयार करते हैं। तो उसके अंदर कौन सी चीज आती है, कौन सी नहीं आती, इसके ऊपर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है जी। तो इसके अंदर ऑप्शंस दिए हैं, एम्प्लॉइज पर्सनल डाटा, एम्प्लॉइज पोटेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग शेड्यूल, सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री। तो स्किल इन्वेंटरी के अंदर हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके पर्सनल डाटा आ जाते हैं, उनके स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, ये सब चीजें भी आ जाती हैं, उनकी सैलरी और जॉब हिस्ट्री, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग शेड्यूल इसके अंदर नहीं आता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अगला सवाल है, which one of the following performance appraisal methods prevents supervisors from rating all or most employees satisfactory or high। तो एक बहुत दिक्कत ये हो सकती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे कि मैनेजर सारे एम्प्लॉइज को अच्छा बोल दे, तो इसको हमें रोकना है। इसके लिए आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा ये आपको बताना है। ऑल्टरनेट रैंकिंग मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे तो हमारे जो मैनेजर्स हैं उनको फोर्स करेंगे कि इन कैटेगरीज के अंदर हमारे जो एम्प्लॉइज हैं आप उनको डालिए। आप सभी को बढ़िया नहीं कह सकते हैं, सभी को एक्सीलेंट नहीं कह सकते हैं, आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन में ही एम्प्लॉइज को अरेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अगला सवाल है, holistic integrated and goal oriented process of planning, recruiting, selecting, developing, managing and compensating employees is known as। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है ऑप्शंस पढ़ के। ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट। आपको इनमें से सबसे अलग कौन सा लग रहा है? उम्मीद करता हूं आपको टैलेंट मैनेजमेंट ही सबसे अलग लग रहा होगा। और ये जो डेफिनेशन दी है आपको सीधी सीधी टैलेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, तो टैलेंट मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। बट अगर आपको डेफिनेशंस याद नहीं है तो फिर आप इस सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप जब भी डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी कंसेप्ट की, उस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी डेफिनेशंस कहीं ना कहीं हमें एक जैसी लगती हैं। तो उन दोनों का जो सारी डेफिनेशंस हैं उनके बीच में जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं वो हमें पता होंगे, तभी हम ऐसे सवालों को आंसर कर पाएंगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, according to the economic time study which one of the following is India's best company to work for in 2021। तो एग्जामिनर हो सकता है चाह रहा है कि हम इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ना स्टार्ट करें और उसमें जो ऐसे सर्वेस या ऐसा कुछ आता रहता है उस पर खास फोकस करें। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर कौन सी है इन 2021 इकोनॉमिक टाइम्स की स्टडी के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शंस दिए हैं, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मुझे लगता है कुछ लिमिटेड लोगों को ही इसका 100% श्योरिटी से आंसर मालूम रहा होगा। जिन लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है शायद उन्हीं को मालूम रहा होगा कि इसका 100% आंसर क्या है, बाकी सबने कुछ गेस वर्क ही लगाया होगा।
और आपका जो गेस वर्क है वो हो सकता है सही हो गया हो और हो सकता है सही ना भी हुआ हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर 2 है, डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब हमें फ्यूचर में ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो भी सर्विस वगैरह रहते हैं उसमें जो टॉप कंपनीज हैं उनकी जानकारी हमें लेकर जानी पड़ेगी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे सवाल अब पहले तो नहीं पूछ रहे थे, अब ऐसे सवाल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स में ऐसी चीजों पे ध्यान भी अब हमें देना होगा क्योंकि ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दे रखी है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, employers use human resource management activities to help employees realize their full career potential। तो अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो हमारी रहती है, जैसे आपका ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, ये सब एक्टिविटीज जो रहती हैं एम्प्लॉयर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि एम्प्लॉयज को वो उनके फुल पोटेंशियल पे ले जा सके। तो बिल्कुल सही चीज यहाँ पे बोली गई है कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी तो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, employers do this just because they gain by making better utilization of the employees potential। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना कुछ हद तक सही है। तो एम्प्लॉयर्स को जरूर फायदा होगा जब एम्प्लॉयज के पोटेंशियल का वो बेहतर इस्तेमाल करेंगे, बट जस्ट बिकॉज जो यहाँ पे लिख दिया, केवल और केवल एम्प्लॉयर्स ऐसा इसीलिए, केवल इसीलिए करते हैं, बस इसीलिए करते हैं ताकि उनको और फायदा हो सके। तो ये जो जस्ट वर्ड डाल दिया ना इन्होंने, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट में गड़बड़ कर दी। ये स्टेटमेंट इसकी वजह से गलत हो जाती है। एम्प्लॉयर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको तो फायदा होगा ही होगा, इसके अलावा एम्प्लॉइज जो हैं उनको भी फायदा होगा। एम्प्लॉइज भी सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने फुल पोटेंशियल पे काम करके, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है लंबे समय तक जुड़े रहे, हो सकता है वो एक सक्सेसफुल कैरियर जो है अपना रिटायरमेंट के बाद भी प्लान कर सके। तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। ये जो जस्ट वर्ड यहाँ पे डाल दिया उस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। जस्ट वर्ड ना होता तो उसके बिना ये स्टेटमेंट दी जाती तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। और यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 3 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको पेपर में सवाल आते हैं तो आपको ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं ना उन पे खास फोकस करना है। कई बार ऐसे वर्ड्स डाल दिए जाते हैं, जैसे कई बार मस्ट डाल दिया जाता है, जैसे अब यहाँ पे जस्ट डाल दिया गया, कई बार डाल दिया जाता है ओनली बिकॉज, ऐसे ऐसे वर्ड्स डाल दिए जाते हैं। तो जब भी ये वर्ड्स आ जाए ना तो उन स्टेटमेंट को लेकर थोड़ा सा सतर्क हो जाना। हो सकता है कि उस स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हो और वो गड़बड़ आपको पकड़नी जरूरी हो जाएगी। यहाँ पे फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following is a disadvantage of MBO as a performance appraisal tool। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये टेक्निक हमें, ये टूल हमें पीटर ड्रकर ने दिया, उसका डिसएडवांटेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इस टूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पीटर ड्रकर ने जो टूल हमें दिया इसके अंदर मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉइज के साथ मिलकर ऑब्जेक्टिव्स जो है सेट करती है, मिलकर गोल सेट किए जाते हैं और उसके अंदर ये सेट किया जाता है कि आपके जो एम्प्लॉइज है उनके क्या क्या गोल्स रहने वाले हैं, क्या क्या उनके टारगेट्स रहने वाले हैं। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर आपके जो एम्प्लॉइज है वो काम करते हैं और इवेंचुअली जो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल रहेगा वो उन्हीं टारगेट्स के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करके यहाँ पे किया जाएगा। तो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का टूल इस तरीके से इसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका डिसएडवांटेज कौन सा है, डिफिकल्ट टू डेवलप। अब क्या आपको ये जो डिफिकल्टी हो सकती है इसे डेवलप करने में, परफॉर्म जो आपके स्टैंडर्ड सेट करने में, गोल सेट करने में डिफिकल्टी हो सकती है, हो भी सकती है। आगे बढ़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, क्या आपको टाइम लगेगा? हाँ डेफिनेटली टाइम तो बहुत लगेगा। मैनेजर अगर खुद से डिसाइड कर ले कि क्या क्या हमारे गोल, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो फट से कर लेगी। एम्प्लॉइज को भी साथ में लिया जाए, एक एक को सुना जाए, उनके गोल सेट किए जाए तो फिर तो बहुत टाइम यहाँ पे लगने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग तो डेफिनेटली रहेगा। डिफिकल्ट टू रेट और रैंक एम्प्लॉइज रिलेटिव टू वन अनदर। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज के साथ आप बैठकर तय कर रहे हैं कि उनके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं, कैसे कैसे काम करना है। अब उसके अंदर अलग अलग एम्प्लॉइज को रैंकिंग करना चैलेंजिंग हो भी सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे तो नहीं है, नेगेटिव साइड पे ही है। कैन कॉज डिसएग्रीमेंट्स अमंग द एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज में डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, असहमति हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है।
तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इनकी कहीं ना कहीं नेगेटिव ओरिएंटेशन है, कहीं ना कहीं नेगेटिव ओरिएंटेशन है, पॉजिटिव ओरिएंटेशन नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जो पेपर में सवाल आते थे उसमें आपके जैसे डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है तो उसमें आपके बाकी पॉइंट्स जो होते थे एडवांटेज से जुड़े होते थे, केवल एक ही पॉइंट डिसएडवांटेज वाला होता था, वो हम पकड़ लेते थे। बट अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये सारे पॉइंट्स ही नेगेटिव ओरिएंटेशन वाले दे रहे हैं। तो अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव ओरिएंटेशन वाला, सबसे जो खतरनाक वाला डिसएडवांटेज है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पकड़ने में हो सकता है आप चूक जाए, आप हमेशा सही आंसर पकड़ नहीं सकते, हो सकता है कोई आंसर मार्क करके है डिफिकल्ट टू रेट और रैंक एम्प्लॉइज, कोई मार्क करके है टाइम कंज्यूमिंग, कोई मार्क करके है डिफिकल्ट टू डेवलप। अब ये सारे आंसर कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इनमें से एक है, एंड दैट आंसर इज टाइम कंज्यूमिंग। एग्जामिनर ने ये आंसर जो है एक्सेप्ट किया है, इसे सही माना है। टाइम कंज्यूमिंग है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम बहुत लगता है, जब आप मिलकर काम करते हैं तो फिर सबको साथ में लेकर चलना है, तो टाइम तो जरूर वहां पे लगता ही लगता है। बाकी सारी चीजों में आपको यहाँ पे हो सकता है कि दूसरा व्यू पॉइंट भी देखने को मिल जाए कि हाँ डेवलप हो जाएंगे, रैंकिंग वगैरह भी हो जाएगी, बट टाइम आपका हमेशा ही ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग तो हमेशा ही रहने वाला है। और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आप सवालों को हैंडल करना, सवालों को आंसर करना, सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। आप पेपर देकर आएंगे तभी आपको 100% श्योरिटी नहीं होगी कि आपने पेपर कैसा किया, सारा सही किया या फिर कुछ गड़बड़ हुई है, इसके क्लैरिटी अब आपको नहीं मिलेगी। इस तरीके के सवाल अब पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following is the most significant factor according to the Dunlop model of industrial relation? तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो डनलप मॉडल है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, सबसे पहले तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ये आपका सिस्टम्स अप्रोच की बात करता है। दिस इज बेसिकली अ सिस्टम अप्रोच टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिलेशन। इन्होंने एक सिस्टमाइज तरीके से बात करी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। अब एक सिस्टम के अंदर आपके कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, कुछ आउटपुट होता है, और ऐसे ही इन्होंने हमें बताने की कोशिश किया। इन्होंने कहा कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपकी कुछ एनवायरमेंटल, कुछ एक्सटर्नल यहाँ पे फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रही है, और यहाँ पे इस सिस्टम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इन्होंने बात करी कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हमारे रहते हैं, इसमें आपकी गवर्नमेंट रहती है, मैनेजमेंट रहती है, यूनियन रहती है, और इनके इसके बाद हमारे जो आउटपुट निकल कर आता है वो हमारे निकल के आते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो वर्क प्लेस है, उसके क्या रूल्स वगैरह रहने वाले हैं। तो ऐसी बात इन्होंने करी थी। अब पार्टिसिपेंट्स के अंदर आपको ये सभी आ जाते हैं, मैनेजमेंट, लेबर, गवर्नमेंट सभी आ जाती है, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फोर्सेस ही अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से आपके पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट करेंगे और किस तरीके से आपका जो आउटपुट है, किस तरीके से आपके जो वर्क प्लेस के रूल्स है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो एनवायरमेंटल या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है इस मॉडल का, और इसीलिए हम यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, विच इज एक्सटर्नल फोर्सेस। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो सोशलाइजेशन का मतलब आई होप आप ऑलरेडी समझते होंगे। तो हम कहते हैं कि सोशलाइज होना चाहिए तो और लोगों के साथ मिलना चाहिए, घुलना मिलना चाहिए, और ऐसे ही अगर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलता है, उसके तौर तरीकों को समझता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका सोशलाइजेशन रहता है उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। Select a good first supervisor to be in charge of socialization. Provide a challenging first job. Design a relaxed orientation program. Provide timely and consistent feedback. Provide relevant training. तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स आप ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन से तो जोड़ सकते हो, बट यहाँ पे इनको सीक्वेंस में अरेंज करने को कह रहे हैं। अब ये जो सवाल पिक किया, मैंने इस सवाल को सर्च किया, वो किताब ढूंढ निकाली जहां से ये सवाल एग्जैक्टली पूछा गया है। ये किताब जो है, किताब का नाम है फ्रेड लूथेंस। फ्रेड लूथेंस आपके एक बहुत पॉपुलर ऑथर है, बहुत ही फेमस ऑथर है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। उनकी किताब से ये सवाल जो है उठाया गया। अब उन्होंने अपनी किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन जो होना चाहिए उसमें आपको ये स्टेप्स जो है मदद कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था।
अब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा चाहा था कि इस ऑर्डर में फॉलो करने चाहिए। उन्होंने सिंपली बता रखा था कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा सीक्वेंस यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं बता रखा था। बट एग्जामिनर ने पता नहीं कैसे करके उनको कोई सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। जैसे उन्होंने ऐसे बता रखा था कि ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो उन्होंने कहा ये 1 2 3 4 5 6 की मैं सीक्वेंस बना देता हूँ। तो मेरे हिसाब से इट वाज नॉट मेंट टू बी ए सीक्वेंस, ये सिंपली स्टेप्स लिखे गए थे। और अगर आप यहां भी देखें तो आपको सिंपली ये स्टेप्स लग रहे हैं, कोई सीक्वेंस इसमें नहीं लग रही है, कोई लिंकेज नहीं लग रहा है डिफरेंट स्टेप्स के बीच में। वैसे जो उन्होंने जिस ऑर्डर में लिखे हुए थे ये स्टेप्स, उसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा था प्रोवाइड अ चैलेंजिंग फर्स्ट जॉब। उन्होंने लिखा था कि चैलेंजिंग फर्स्ट जॉब उसे प्रोवाइड की जाए। उसके बाद उन्होंने लिखा था कि प्रोवाइड रेलेवेंट ट्रेनिंग, आपको जो है रेलेवेंट ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद उन्होंने लिखा था कि आपको टाइमली और कंसिस्टेंट फीडबैक दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका एक अच्छा फर्स्ट सुपरवाइजर होना चाहिए जो कि आपके सोशलाइजेशन का इंचार्ज हो। और उन्होंने उसके बाद लिखा था एक रिलैक्स्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहिए। इसके बाद एक और भी पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ था बट वो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई सीक्वेंस यहाँ पे बन रही है। अगर आपको लगता है कोई सीक्वेंस बन रही है तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरे हिसाब से ये सवाल इतना सही से फ्रेम नहीं किया गया है और इसके अंदर जो आंसर वैसे दिया गया है डेट इज ऑप्शन नंबर 3, और इसी ऑप्शन को हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इसमें ना कोई चैलेंज है, ना कोई और समझने वाली बात है। दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स। तो प्यारे दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है टैलेंटेड लोगों की। हमें ऐसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो कि टैलेंटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन को नए लेवल्स पे लेकर जाए। और इस टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। कोई पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है तो आप वहां पे देखते हैं कि उसके अंदर वो टैलेंट है या नहीं है। जब आप उसको कंपनसेट करते हैं, उसकी सैलरी की पेमेंट करते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, तो पे करते हैं उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उसने जितना एफर्ट डाला उसके अकॉर्डिंग आप उसे पे करते हैं। आप उसको फर्दर अपॉर्चुनिटीज देते हैं डेवलपमेंट के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कितना टैलेंट है, कौन सी फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। तो बहुत सी जगह आपको जो टैलेंट है उसे ध्यान में रखना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे हमें चूज करना है कि टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है। अगर ऑप्शंस पे साथ में थोड़ी सी नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वहां पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको पांचों तो चूज नहीं कर सकते हैं, आपको या तो 4 करने, या 3, या 2 चूज करने हैं। फटाफट से अगर पढ़ते हैं इन पॉइंट्स को, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, selection of the employees, development of the employees, employee compensation and employee separation। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि हम जब टैलेंट का ध्यान रखते हैं वो हर फेज पे, हर स्टेज पे रखते हैं, एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करते हुए भी, उनको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हुए भी, उनको कंपनसेशन देते हुए भी। तो ये सारी चीजें तो आनी ही चाहिए, आपके बी सी डी वाले पॉइंट्स तो यहाँ पे आने ही चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि बी सी डी के साथ हमारे ए और ई जो है इनमें से कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो आप ह्यूमन रिसोर्स को लेकर जो प्लानिंग करते हो, आप प्लान्स बनाते हो कि कितनी आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सी एरिया में रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसा ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए होगा। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आप टैलेंट जरूर देखोगे कि कौन सा टैलेंट आपको लोगों में चाहिए जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है उसे अकम्प्लिश कर सके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टैलेंट का रोल रह सकता है। एम्प्लॉय सेपरेशन, एम्प्लॉय जब सेपरेट होकर ऑर्गेनाइजेशन से छोड़कर जा रहा है वहां पे टैलेंट का रोल इतना नहीं रहने वाला है। और वैसे भी सारे चूज करने का तो ऑप्शन है भी नहीं है। तो बी सी डी और ए बी सी डी इनमें से अगर आपको चूज करना हो तो दे आर दी वेरी क्लोज ऑप्शंस। इनमें से आपको चूज करना हो तो आई थिंक द बेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका जो वर्कफोर्स प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, उसमें भी कहीं ना कहीं टैलेंट का जो आपको एलिमेंट है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही प्लानिंग करेंगे कि टैलेंटेड लोगों को किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा जाए, रिटेन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजों में जरूर टैलेंट मैनेजमेंट का रोल आ जाएगा। बाकी सिलेक्शन, डेवलपमेंट और कंपनसेशन में तो रहेगा ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल परक्विजिट। अब ये सवाल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जोड़ा जाए या टैक्सेशन से जोड़ा जाए, इसको लेकर यहाँ पे हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाए। अब टैक्सेशन हमारे यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सिलेबस में तो है नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही वैसे तो सवाल है ये। और ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी ऑफ सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉय, लोन टू एम्प्लॉइज, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर।
अब इन्होंने यहाँ पे जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कि सैलरी ऑफ द सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपको ऐसी सुविधा दी जा रही है कि एम्प्लॉय है, उन्होंने कोई सर्वेंट रखा हुआ है, उसकी सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर दे देता है, तो वो टैक्सेबल परक्विजिट है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि सर क्या बाकी टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है? देखो बाकी भी आपके टैक्सेबल परक्विजिट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर की बात करूं तो इनकम टैक्स में एक सेपरेट हम पोर्शन पड़ता है रेंट फ्री अकोमोडेशन का। इसका फॉर्मूला भी होता है किस तरीके से आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्विजिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है, तो ये भी टैक्सेबल परक्विजिट हो जाता है। तो ये सवाल इतना सही से फ्रेम नहीं किया गया। हो सकता है ये सवाल इंडियन कॉन्टेक्स्ट से ना ही उठाया गया हो, इंडियन लॉ को ना देखते हुए उठाया गया हो, कोई फॉरेन ऑथर की बुक से उठा लिया गया हो। इस सवाल में कुछ एम्बिग्यूटी है और इस सवाल को लेकर मुझे नहीं लगता कि हमें अब ज्यादा चिंतित होना चाहिए। सवाल का जो एंटी ने आंसर दिया फिलहाल तो वही एक्सेप्ट कर लीजिए, बट ऐसे कुछ सवाल पेपर में हमेशा रहते हैं और वो हमारे कंट्रोल के हमेशा ही बाहर रहेंगे। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्राम्यूरल फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो हमारी जो ट्रेड यूनियन होती है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है अपने मेंबर्स के लिए, और यहाँ पे इसके फंक्शंस को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई भी किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है दैट इज इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल कौन से फंक्शंस होंगे? इंट्राम्यूरल आपके वो फंक्शंस होंगे जो कि ट्रेड यूनियन परफॉर्म कर रही है विद इन दी प्रेसिडेंस ऑफ द इंडस्ट्री। यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है, आपकी जो फैक्ट्री है, उसके अंदर ही कुछ काम किए जा रहे हैं वर्कर्स की बेटरमेंट के लिए, उन्हें इंट्राम्यूरल फंक्शंस यहाँ पे बोला जाता है। तो विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द फैक्ट्री जो काम किए जा रहे हैं दे बिकम इंट्राम्यूरल फंक्शंस। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती है? तो यहाँ पे अगर वो वर्कर की वेजेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, वो कहती है कि वर्कर की वेजेस को बढ़ाया जाए, विद इन द प्रेमिसेस ही ये काम किया जाएगा। जॉब सिक्योरिटी के लिए उनके लिए काम कर रही है, चाहती है कि उनको ज्यादा अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, उनको और ज्यादा फायदे मिल जाएं, तो ये सब विद इन द प्रेमिसेस वाले काम है। इसके अलावा कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि प्रेमिसेस के बाहर किए जाते हैं। ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स को बहुत सी और सुविधाएं देना चाहती है, अपने मेंबर्स को बहुत सी और सुविधाएं देना चाहती है। इसके लिए कई बार मेंबर्स से फंड्स भी लिए जाते हैं और उसके बदले मेंबर्स को एजुकेशन की, रिक्रिएशन की, मेडिकल की, ये सब सुविधाएं दी जाती हैं मेंबर्स को, उनकी फैमिली को। तो ये आपके एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस में आ जाते हैं। ये आपके आउटसाइड दी प्रेमिसेस जो है आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है बाय ट्रेड यूनियंस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑप्शंस की, तो आपका जो मेडिकल फैसिलिटी वाला ऑप्शन है ड्यूरिंग सिकनेस एंड कैजुअलिटीज, वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का, क्योंकि आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सिकनेस में, कैजुअलिटीज में, वो बाहर अलग से सेंटर्स बनाए दिए जाते हैं, अलग से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। दैट वुड बिकम एन एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन। चलिए अगला सवाल है, which one of the following is not an effect on performance, behavior and health when the stress level of an employee is high। तो अगर आपके एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस, बिहेवियर और हेल्थ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा? फीलिंग स्लीपी ऑल द टाइम, हर समय नींद आएगी, पुअर परफॉर्मेंस, एग्जॉशन, नर्वसनेस। देखो नर्वस रहेंगे अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, एग्जॉस्टेड रहेंगे, मन नहीं करेगा काम करने का, थके थके रहेंगे, परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल खराब आने वाली है, और हो सकता है आपको नींद भी आए। तो मुझे वैसे सारे ऑप्शंस काफी क्लोजली रिलेटेड लग रहे हैं, बट ऑफिशियल आंसर जो यहाँ पे दिया गया डेट इज ऑप्शन नंबर 1। और आपके 2, 3 और 4 वैसे भी थोड़े थोड़े ज्यादा क्लोज लगते हैं, आपको 1 थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाली साइड चला जाता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 का आंसर शायद इन्होंने इसी कारण से दिया है। फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इस सवाल का। चलिए अगला सवाल बहुत ही सीधा सवाल है, which one of the following methods of forecasting human resource demand is not a qualitative method। तो कौन सा क्वालिटेटिव नहीं है? तो हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं, एक हमारे पास आ जाते हैं जी क्वांटिटेटिव मेथड, और एक हमारे पास आ जाते हैं क्वालिटेटिव मेथड। ओके, तो क्वांटिटेटिव में आप कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे, क्वालिटेटिव में कुछ आपका ग्रुप जो है कुछ ऐसा डिस्कशन करेगा और उसके बेसिस पे आपकी डिमांड की फोरकास्टिंग करेगा। देखो यहाँ पे डेल्फी टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक और ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपके क्वालिटेटिव टेक्निक है। बट मार्कोव एनालिसिस के अंदर आप कुछ क्वांटिटेटिव, कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बेसिस पे आपकी डिमांड की फोरकास्टिंग होती है। तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रहती है जिनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर दी है। चलिए अगला सवाल,
Which one of the following is not a characteristic of performance management? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। इन दोनों के डिफरेंसेस के ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा गया है। देखो, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है ना, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल से बेहतर माना जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर तो हमारी कोशिश होती है कि केवल जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को देखे और उसे इवेल्युएट करे, उसकी कितनी पे होनी चाहिए, कितना बोनस वगैरह उसको देना चाहिए, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे देख लेता है। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ना, वो थोड़ा सा हॉलिस्टिक अप्रोच हो जाता है, और यहाँ पे हमारा जो अप्रोच भी रहता है, जिस तरीके से हम परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं, वो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं रहता है। हम यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ मिलकर उसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पे फोकस यहाँ पे करते हैं। ज्वाइंट और पार्टिसिपेटिव प्रोसेस रहता है, और एम्प्लॉय का जो लाइन मैनेजर है, जो उसका सुपीरियर है, वो यहाँ पे डायरेक्टली एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड रहता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रोल इतना नहीं रहता है। इसका रिवॉर्ड से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है और रिवॉर्ड इससे और बेहतर हो सकता है एम्प्लॉय के लिए, बट इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। कंटिन्यूसली हम रिव्यू करते रहते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, कंटिन्यूस रिव्यू देखने को मिलता है, जॉइंट और पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है। बट इसमें जो ओनरशिप है वो लाइन मैनेजर की होती है, नॉट द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एज इन द केस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस ऑफ एन एमएनसी यूजिंग पेरेंट कंट्री नेशनल। ठीक है जी, तो हमारी कोई एमएनसी है, लेट्स सपोज वो यूएसए की एमएनसी है और वो इंडिया में काम कर रही है। तो यूएसए की अगर एमएनसी किसी यूएसए के पर्सन को भेजती है, मिस्टर जॉन को भेजती है कि इंडिया में जाकर काम संभालो, तो इसके यूएस वाली एमएनसी को फायदे होंगे। इनमें से कौन सा फायदा होगा और कौन सा नहीं होगा, ये आपको बताना है। प्रॉपर लिंकेज बिटवीन फॉरेन सब्सिडरी एंड दी हेडक्वार्टर, तो जॉन जी जो है वो इंडिया और यूएसए के अंदर एक यहाँ पे लिंकेज बनाकर रखेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। फेमिलियर विद द लोकल नॉर्म्स एंड कल्चर, तो क्या जॉन जी इंडिया के कल्चर से, नॉर्म से फेमिलियर होंगे? नहीं होंगे। तो जॉन जी को इंडिया के कल्चर वगैरह कितनी जानकारी नहीं होगी, तो ये एडवांटेज नहीं होगा। यूज ऑफ पेरेंट कंट्री नेशनल हेल्थ डेवलप ग्लोबल कैपेबिलिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएसए के पर्सन है, वहां के बारे में जानते हैं, वहां की कंपनी के तौर तरीकों के बारे में जानते हैं, और वहां के जो तौर तरीके हैं वो इंडिया में लेकर आएंगे, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड कैपेबिलिटी यहाँ पे ले लेगी। तो ऐसा आप कुछ कह सकते हैं। नॉलेजेबल अबाउट हाउ द पेरेंट कंपनी ऑपरेट्स, तो जॉन जी को ये भी जानकारी होगी कि कैसे एक पेरेंट कंपनी जो यूएसए वाली कंपनी है कैसे काम करती है। तो सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। इफ द एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रेड यूनियंस इज ऑफ एक्सेप्टेंस, देन देयर बिहेवियर विल बी डिक्टेटोरियल, पैटर्नल, बिजनेस लाइक और पार्टिसिपेटिव। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो एम्प्लॉयर का एटीट्यूड है और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग बिहेवियर है, उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर उसका एटीट्यूड जो है वो कंटेम्प्ट का है, तो उसे डिक्टेटोरियल बिहेवियर बोला जाता है। अगर उसका एडवर्सिटी का है तो उसे पैटर्नल बोला जाता है। अगर उसका एक्सेप्टेंस का है तो उसे बिजनेस लाइक बोला जाता है। अगर कॉपरेशन का है तो उसे पार्टिसिपेटिव बिहेवियर यहाँ पे बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, बिजनेस लाइक। चलिए, तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल अंडर द ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू प्रमोशन कैटेगरी? ऑप्शन है सुपर सेशन, इंक्रीमेंट, एक्टिंग प्रमोशन, सीनियोरिटी और पे फिक्सेशन। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे जो आपके ग्रीवेंसेस है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रमोशन वाले कैटेगरी से तो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई मेरे को मिला भी नहीं कि प्रमोशन कैटेगरी से कौन कौन से ग्रीवेंसेस जुड़े हुए हैं, कोई स्पेसिफिक मेरे को किसी किताब के अंदर जो मैंने सर्च किया मुझे नहीं मिला। तो इसका आंसर मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूं, मुझे लगता है कुछ सवाल में एम्बिग्यूटी है, फिलहाल मैं इसे यहाँ पे स्किप करके चल रहा हूं। चलिए, अगला सवाल सीधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेड यूनियन? तो ट्रेड यूनियन के अंदर कौन कौन आता है? तो आप देख सकते हैं कि मेंबर, एम्प्लॉयर, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट, सोसाइटी। तो सोसाइटी तो आपकी नहीं आएगी, आपके मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स ये तो पक्का पक्का आने ही वाले। ठीक है जी। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट अगर आपको लाना है तो आपको कोई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। हमें ए और बी ओनली का तो ऑप्शन दिख रहा है, और इसके अलावा ए और बी किसी में आ रहे हैं तो 4 में आ रहे हैं, जिसमें सोसाइटी भी आ रहा है, तो ये तो आपका नहीं होगा। तो ए और बी ओनली, ऑप्शन नंबर 1 जो है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर
क्वेश्चन क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन है वो डायरेक्टली ट्रेड यूनियन का पार्ट यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैरियर मैनेजमेंट। तो कैरियर मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फायदे होने वाले हैं? तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आंसर देना है आपको। improved performance, improved productivity, increased retention of high talented employees, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनल स्किल्स। तो ये पर्सनल स्किल्स की डेवलपमेंट होना तो एक पर्सनल लेवल का एडवांटेज है, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, तो इसे तो पक्का से काट दीजिए, डी वाले पॉइंट को काट दीजिए। बेटर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मैच, तो बाकी सब कहीं ना कहीं कैरियर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैच हो रहे हैं, तो डी वाला अगर मैं काटता हूं तो मेरे 3 और 4 कट जाते हैं, मैं 1 और 2 में फंस जाता हूं, और 1 और 2 के अंदर बी और सी तो कॉमन आ रहे हैं, बट मेरा ए और ई में से मुझे चूज करना है। ए कह रहा है इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और ई कह रहा है बेटर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मैच। तो बेटर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की मैचिंग हो जाएगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। और इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस जो है ये वैसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, और ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी जिससे उसे पर्सनल बेनिफिट भी हो सकता है। तो ए वाले को हम पर्सनल वाले से भी रिलेट कर सकते हैं, बट ई वाला ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा रिलेट हो रहा है, तो ई को लेते हैं, बी को लेते हैं और सी को लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हमारा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 B C E only is going to be the correct answer for this question. This is the most appropriate one for this question. तो इस तरीके से अभी आंसर्स आपको लगाने हैं, अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ भागना है, और क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए अगला सवाल है VRIO फ्रेमवर्क क्राइटेरिया और उसकी आपका HR एप्लीकेशन यहाँ पे बतानी है। देखो VRIO फ्रेमवर्क वैसे आपने जरूर पढ़ा होगा, बट हो सकता है आपने उसे HR के अंदर अप्लाई ना किया हो, तो आपको एप्लीकेशन करनी है उसकी। वैल्यू, रेयरनेस, इमिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कुछ वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूबल बनाना है, और वैल्यूबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे, उसके लिए नए प्रोग्राम्स वगैरह चला सकते हैं, तो आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। आपकी ह्यूमन रिसोर्स को आपको रेयर बनाना है। रेयर कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज आ जाए जो कि किसी और के पास यहाँ पे नहीं है। इमिटेबिलिटी, कुछ ऐसी चीज आ जाए जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। देखो आपकी बाकी चीजों को कोई कॉपी कर सकता है, बट आपकी यूनिक हिस्ट्री और कल्चर इसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, कोई भी इमिटेट नहीं कर सकता है, तो आप इसे मैच कर सकते हैं 4 से। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मिलकर काम करना है, टीम वर्क की बात यहाँ पे हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको ऐसी कुछ मैचिंग देखने को मिलती है, और यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो एचआर फ्रेमवर्क के हिसाब से, एचआर पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको कैसे इस VRIO फ्रेमवर्क को अप्लाई करना है, आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए, और ये चीजें आपको सवालों को सॉल्व करके ही मालूम होती हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के सवालों को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना चाहिए। चलिए जी, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द लॉजिकल सीक्वेंस। तो आपको बताना है कि जो स्टेप्स हैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम के, उनकी लॉजिकल सीक्वेंस क्या रहेगी, कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। Improve participative management to promote teamwork, shift focus from statutory participation to total participation, achieve group cohesiveness by inculcating participative management, to achieve excellence in human resource management। देखो इसका जो आंसर इन्होंने दिया है ना, वो ब्रॉडर से नैरोअर पर्सपेक्टिव पे जाते हुए दिया है। आपका यहाँ पे ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव किस में बन रहा है, आपका ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव बन रहा है ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर ई के अंदर, टू अचीव एक्सीलेंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बन रहा है, और इससे अब हमें नीचे नीचे यहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ई को कंसीडर कर रहे हैं, इसे पहला नंबर दे रहे हैं। और देखो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाकी चीजें यहाँ पे अकम्प्लिश करनी पड़ेंगी। तो ई आपको अगर पहले लेना है तो 3 और 4 तो काट सकते हैं, ए और सी आपके दोनों लास्ट में आ रहे हैं। improve participative management and shift focus from statutory participation to total participation। आपको चूज करना है डी और बी में से किसको आप पहले लेकर जाएं। तो बी आपका है टू प्रमोट टीम वर्क, और डी है टू अचीव ग्रुप कोहेसिवनेस बाय इनकलकेटिंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी जरूर है कि किस हिसाब से इनको लिंक किया जाए, बट यहाँ पे एक सोर्स के अंदर, एक किताब के अंदर मेरे को एक ऐसा डायग्राम मिला जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसमें यहाँ पे जो पहले लिया गया था वो लिया गया था आपके टू प्रमोट टीम वर्क को, और उसके बाद लिया गया था आपके टू अचीव ग्रुप कोहेसिवनेस बाय इनकलकेटिंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर यहाँ पे बन जाता है।
देखो यहाँ पे जो मेरे को एक चार्ट मिला एक किताब के अंदर, वो कुछ ऐसा मिला जिसमें सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एचआरएम का मिशन बताया, टू अचीव एक्सीलेंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये वाला पॉइंट नंबर 1 बनाया था हमने। उसके बाद हमारे गोल्स में यहाँ पे मेरे को देखने को मिला टू प्रोमोट टीम वर्क, ऐसा कुछ देखने को मिला, और इसीलिए शायद इसे पॉइंट नंबर 2 बनाया। और इसके बाद आया टू अचीव ग्रुप कोहेसिवनेस बाय इंक्लूडिंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, और इसे इंप्रूव करने की बात की गई। तो ये सब बातें इसीलिए आपकी शायद इसी ऑर्डर में अरेंज की गई हैं। तो मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, ऐसा एक चार्ट, ऐसा एक डायग्राम बनाया गया और यहां से ये सवाल पिक किया और आपसे ऑर्डर पूछने की बात की। मेरे को लगता है ये सवाल इतना सही से फ्रेम नहीं किया गया। बेहतर ये था कि मैच द फॉलोइंग के हिसाब से पूछते कि कौन सा मिशन है, कौन सा गोल है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा स्ट्रेटेजी है। मेरे हिसाब से वो अप्रोच ज्यादा बेहतर रहती। ये अप्रोच में इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो रहा, सीक्वेंसिंग वाला पार्ट प्रॉपर यहाँ पे नहीं बन रहा है, बट जो एग्जामिनर ने कह दिया वो चीज हमें माननी पड़ेगी। और इस सवाल का जो आंसर है वो इसी तरीके से आपको देना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे सब्जेक्टिव सवाल आते रहे हैं और आते भी रहेंगे, और हमें इनसे जूझना पड़ेगा। हमें अपना जो आंसर लग रहा है कई सवालों में गेस करके भी आना पड़ेगा। तो पेपर का लेवल कुछ ऐसा ही होता जा रहा है, जिसमें आपकी कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस की रेलेवेंस बहुत बढ़ गई है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की रेलेवेंस बहुत बढ़ गई है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स की रेलेवेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसीलिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो आपकी जो ट्रेड यूनियन है उसके फंक्शन को दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक बन जाती है इंट्राम्यूरल फंक्शन और एक बन जाते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन। तो इंट्राम्यूरल का मतलब है चार दीवारों के बीच में। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी ट्रेड यूनियन अंदर रहते हुए फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो उसके कोर फंक्शंस रहते हैं, वो इंट्राम्यूरल है। और कुछ एक्स्ट्रा काम करती है ट्रेड यूनियन अपने जो मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, वो एक्स्ट्रा म्यूरल में आ जाते हैं। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एक एक्स्ट्रा वाला काम है। हाउसिंग फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज ड्यूरिंग सिकनेस, ये भी एक्स्ट्रा वाले काम है। जॉब सिक्योरिटी जो है, दैट इज गोइंग टू बी एन इंट्राम्यूरल फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन। ये उसका कोर मेन काम है जिसपे वो फोकस करेगा। जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनकी जॉब सिक्योर रहनी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी एन इंट्राम्यूरल फंक्शन। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अकॉर्डिंग टू द एचआरडी स्कोर कार्ड डेवलप्ड बाय टीवीआरएलएस इंडिया, एचआरडी सिस्टम्स मैच्योरिटी स्कोर इंक्लूड्स। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो एचआरडी स्कोर कार्ड है यहाँ पे डेवलप किया हमारे टीवीआरएलएस इंडिया, ये एक आपकी कंपनी है। यहाँ पे उसके जो चेयरमैन थे प्रोफेसर राव, उन्होंने एक एचआरडी स्कोर कार्ड डेवलप किया ये असेस करने के लिए कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनका मेच्योरिटी लेवल क्या है, कितने मेच्योर है हमारे ह्यूमन रिसोर्स के सिस्टम्स, उसको असेस करने के लिए उन्होंने एक स्कोर कार्ड बनाया। उस स्कोर कार्ड के अंदर उन्होंने क्या क्या डायमेंशंस को कंसीडर किया, इसको लेकर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो काफी सारी उन्होंने यहाँ पे जो चीजें हैं उनको कंसीडर किया, मेच्योरिटी स्कोर कैलकुलेट करने में काफी सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया। और ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, पोटेंशियल अप्रेजल एंड डेवलपमेंट, जॉब रोटेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, फीडबैक एंड कोचिंग मैकेनिज्म, ये सभी चीजें यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड करी थी अपने मेच्योरिटी स्कोर में। एक फैक्चुअल सवाल है, जिसको आता होगा वही इसका आंसर कर सकता है। जिसने ये पढ़ा होगा कि ऐसा एचआरडी कोई स्कोर कार्ड है जो कि डेवलप किया हुआ है, जिसको ये चीजें पता थी, आई थिंक वही इस सवाल को सॉल्व कर पाया होगा। करेक्ट आंसर में ये सारे पॉइंट्स आएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो हमारी वर्क प्लेस के अंदर डाइवर्सिटी होती है, यानी कि अलग अलग तरीके के लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, और ये डाइवर्सिटी किस पर्सपेक्टिव में हो सकती है वो सवाल आपसे पूछ रहा है। एथनिसिटी, कैरियर एक्सपीरियंस, जेंडर, जोग्राफिक एक्सपीरियंस और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो डाइवर्सिटी हो सकती है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, उनकी एथनिसिटी अलग अलग हो सकती है, जेंडर अलग अलग हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी अलग अलग हो सकती है। आपके जो कैरियर एक्सपीरियंस है और जोग्राफिक एक्सपीरियंस है, इसे जनरली वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में कंसीडर नहीं करते कि किसी पर्सन का एक्सपीरियंस 4 साल का है, किसी का 3 साल का है, या फिर किसी का जोग्राफिक एक्सपीरियंस अलग अलग है, किसी ने लखनऊ में काम किया है, किसी ने आपका दिल्ली में काम किया है। तो ये चीजें जनरली आपकी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में कंसीडर नहीं किए जाती हैं। द मेन फोकस इज ऑन एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ऐसी टर्म्स के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड ए, सी एंड ई। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2।
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन इन द प्रॉपर सीक्वेंस. Review job description and job specification. Select compensable factors. Choose benchmark jobs. Define each factor's degree. Assign weights to the compensable factors. तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको जॉब इवेल्युएशन करनी है तो जॉब इवेल्युएशन के अंदर आप इवेल्युएट करते हैं कि आपकी जो जॉब है उसकी रिलेटिव वर्थ क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बेसिस पे आपकी इवेंचुअली जाके पे वगैरह भी डिसाइड हो जाती है, पे स्केल डिसाइड हो जाता है. अभी आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है. तो करेक्ट सीक्वेंस में अगर आप इसे देखें कि किस तरीके से अरेंज किया जाए, अभी हमें कुछ पॉइंट्स ना आपस में इंटरलिंक्ड लग रहे हैं. जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे आपके जो बेंचमार्क जॉब्स हैं आपको उनको चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपके पास इनसे जुड़े हुए, इन बेंचमार्क जॉब से जुड़े हुए फैक्टर्स असाइन होंगे कि कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे कंपनसेशन डिसाइड होनी चाहिए, कंपनसेबल फैक्टर्स क्या होंगे, और फिर ही आएगा कि उन कंपनसेबल फैक्टर्स का वेट क्या होगा और हर एक फैक्टर की क्या क्या डिग्री है किसी जॉब के अंदर. ये चीजें उसके बाद ही यहाँ पे आएंगी. तो ऐसा कुछ क्लैरिटी मिल रहा है कि पहले जॉब्स यूज होंगी, फिर ही उनके कंपनसेबल फैक्टर्स आएंगे, फिर ही उनकी डिग्री और वेट्स यहाँ पे आएंगे. तो ऐसी कुछ क्लैरिटी हमें मिल रही है. तो इसके बेसिस पे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे ये चीज जरूर देख सकते हैं कि आपका जो बी वाला पॉइंट है वो डी और ई से पहले आना चाहिए, और बी वाला पॉइंट आपका डी और ई से जो पहले आ रहा है वो वन में तो नहीं आ रहा, वन तो आपको टिक नहीं करना है, वो टू, थ्री और फोर में आ रहा है. और साथ ही प्यारे दोस्तों आपको ये भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि आपका जो बेंचमार्क जॉब्स को चूज करना है वो आपको पहले चूज करना चाहिए, बेंचमार्क जॉब्स को पहले चूज करना चाहिए और उसके बाद ही ये बाकी चीजें आएंगी. और सी वाला जो पॉइंट है वो भी खैर टू, थ्री और फोर में पहले आ रहा है. ए वाले पॉइंट को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, फंसेंगे, क्योंकि ए वाला पॉइंट है रिव्यू दी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को भी रिव्यू तो करना चाहिए, बट कब करें, पहले करें कि लास्ट में करें, ये भी एक कंफ्यूजन है. अब ये जो कंफ्यूजन है ना, इसको रिजॉल्व करना वैसे तो बहुत ही मुश्किल है. ये जो स्टेप्स दे रखे हैं ना, ये किताब में दे रखे हैं, गैरी डेस्लर की किताब है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, तो उससे इस बार कई सवाल देखने को मिले एग्जामिनेशन में. और वहां पे आपको ऐसा कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, और ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि आप मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको पे प्लान बनाना चाहिए. उसमें ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं. यहाँ पे तो आपको 16 फैक्टर्स दे रखे हैं, इन्होंने केवल 5 ही उठाए और 5 पे ही सवाल यहाँ पे बना दिया. अब जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बन रहा है, आप उसके अंदर पहले बेंचमार्क जॉब्स को चूज कर रहे हैं, कंपनसेबल फैक्टर्स हैं, वेट्स हैं, फिर फैक्टर डिग्रीज हैं, और फिर लास्ट में आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है. तो करेक्ट आंसर के अंदर आपका जो सीक्वेंस बनेगा दैट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 2. तो कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली ऐसा किताब से उठा के सीक्वेंस बना देता है, और जिसने वो पढ़ा हुआ है वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता. जिसने पढ़ा भी हो उसको एग्जैक्टली ये सीक्वेंस याद हो, ये भी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है. तो ऐसे सवालों को डील करना, हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं मानता हूं ये कुछ फैक्चुअल नेचर के सवाल ही हो जाते हैं. चलिए अगला सवाल है, employees believe in the degree to which they affect their work environment, their competence, the meaningfulness of their job and perceived autonomy in their work is known as. तो आपका एम्प्लॉय है, काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी जॉब कर रहा है, उसे लगता है कि उसकी जॉब काफी इंपॉर्टेंट है, वो वर्क एनवायरनमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसकी जॉब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी मीनिंगफुल है, अगर वो काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीछे रह सकती है, और उसको ऑटोनॉमी भी मिली हुई है काम करने में. तो यहाँ पे इस चीज को आप किस टर्म से डिनोट कर सकते हैं? जॉब इन्वॉल्वमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. अब देखो प्यारे दोस्तों, ये टर्म्स काफी क्लोज आपको लग सकती हैं, बट द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, क्योंकि आपका एम्प्लॉय का ये बिलीफ है, एक साइकोलॉजिकल बिलीफ है, ये आपके माइंड के अंदर आपका बिलीफ है, आपका एम्प्लॉय ऐसा सोच रहा है कि उसकी जॉब काफी मीनिंगफुल है, उसे ऑटोनॉमी मिली हुई है, वो वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, तो वो साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड फील करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके माइंड में ये बिलीफ है कि वो एम्पावर्ड है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काफी अहमियत है, काफी इंपॉर्टेंस है. इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट. ये जो बिलीफ है ना, दैट वाज द कीवर्ड हियर, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा. तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ वर्क स्टॉपेजेस इन इंडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सबसे कम जो
कारण है उसको सबसे पहले लगाना है, जो सबसे बड़ा वाला कारण है उसको सबसे लास्ट में लगाना है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो प्यारे दोस्तों, एक फैक्चुअल सवाल है और इसके अंदर कुछ स्टडीज, कुछ रिसर्चेज हुई होंगी, उसके बेसिस पे आई थिंक ये सवाल उन्होंने फॉर्म करके पूछा हुआ है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे वर्क स्टॉपेज के जो कारण है, उनका जो यहाँ पे हायरार्की है, उनका जो ऑर्डर है, अब वो इस सवाल में आपको पहचानना है और आगे के लिए भी आप याद कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या ऑर्डर है वो आपको यहाँ से याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें आंसर दिया गया डेट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इनका मानना है कि लीव एंड आवर्स ऑफ वर्क सबसे कम इंपॉर्टेंट कारण है, सबसे छोटा कारण है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, उसके बाद हमारे पास आता है बोनस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस आता है, और इसके बाद हमारे पास आता है रिट्रेंचमेंट ऑफ पर्सनल, और सबसे बड़ा जो कारण है आपके काम के रुकने का वो है वेजेस एंड अलाउंसेस। वेजेस और अलाउंसेस के झगड़े जो होते हैं उनको लेकर सबसे ज्यादा काम जो है वो स्टॉप होता है, सबसे ज्यादा काम रुकता है। तो ऐसा हायरार्की यहाँ पे दे रखा है। आप कम से कम ये याद कर सकते हो कि सबसे बड़ा कारण कौन सा है, और वो चीज हो सकता है अगले एग्जामिनेशन के सवालों में आपकी हेल्प करे ऐसी ऑर्डर या ऐसी हायरार्की को पहचानने के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर प्रेफरिंग एथनोसेंट्रिक अप्रोच टू स्टाफिंग। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे कौन सी अप्रोच होती है? तो लेट्स सपोज एक यूएस की कंपनी है, इंडिया में वो अपनी सब्सिडरी खोले हुए है। अभी वो यूएसए के अगर एम्प्लॉइज को प्रेफर करती है, वो कहती है यूएस के लोगों को ही मैं एम्प्लॉय करूंगी इंडिया के अंदर भी, तो दिस इज गोइंग टू बी रेफर टू एज एथनोसेंट्रिक अप्रोच। यूएसए से किसी जॉन को उन्होंने इंडिया भेज दिया, इंडिया में भी जॉन ही यहाँ पे काम कर रहा है उस कंपनी के लिए, इंडिया के लोकल लोगों को अपॉइंट नहीं किया। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो कर रही है। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं और कुछ जस्टिफिकेशंस हो सकते हैं यहाँ पर। अब सवाल कह रहे कौन सी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ऑप्शंस को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। हायरिंग होस्ट कंट्री नेशनल्स एलिमिनेट्स लैंग्वेज बैरियर। तो होस्ट कंट्री कौन सी है जी? होम कंट्री यूएसए है और होस्ट कंट्री आपकी यहाँ पे क्या है जी? इंडिया है। तो अगर आप जॉन की बजाय इंडिया के बंदे को ही हायर कर लेते तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपके खत्म होते, क्योंकि वो इंडिया के लोगों को समझ सकता था, वहां पे कम्युनिकेट कर सकता था, लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर्स को खत्म कर सकता था। तो ये वाला जो पहला वाला जो पॉइंट है, ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच के अगेंस्ट जा रहा है, एथनोसेंट्रिक अप्रोच को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये कह रहा है एथनोसेंट्रिक अप्रोच का ये नुकसान है, ये डिसएडवांटेज है। तो पहला वाला पॉइंट ही हमारा आंसर बन सकता है। फिलहाल अगले पॉइंट पढ़ते हैं। परसीव्ड लैक ऑफ क्वालिफाइड होस्ट कंट्री नेशनल्स। तो इंडिया के अंदर हमारे पास जो इंडिया होस्ट है हमारा, उसके अंदर क्वालिफाइड लोग नहीं है। तो इसके लिए आपको आपकी यूएसए के ही लोगों को ही रखना पड़ेगा इंडिया में भी। तो यू आर प्रेफरिंग द एथनोसेंट्रिक अप्रोच। ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच को जस्टिफाई कर रहा है, यूएसए के लोगों को रखने की जस्टिफिकेशन दे रहा है। यूनाइटेड कॉर्पोरेट कल्चर कैन बी मेंटेन्ड। तो अगर आप यूएसए के जॉन को ही इंडिया में रखेंगे तो आपका यूएसए और इंडिया वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कल्चर यूनाइटेड रहेगा। जॉन जो है यूएसए से आया है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए के कल्चरल स्टाइल से चलाएगा। तो आपकी जो होम कंट्री और होस्ट कंट्री के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई हैं, काम कर रही हैं, उनका कल्चर यहाँ पे यूनाइटेड रह सकता है। जॉन की बजाय अगर आप किसी मिस्टर राम को अपॉइंट करते हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने कल्चर से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को चलाता, और जिससे यूनाइटेड कल्चर मेंटेन करना यूएसए और इंडिया वाली जो कंपनी है उनके उनके बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। तो दिस इज अगेन अ जस्टिफिकेशन ऑफ एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसके बाद है गुड कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लिंक्स विद द हेडक्वार्टर। तो अगर यूएसए का बंदा आया, होम कंट्री का बंदा ही आके इंडिया वाली ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, तो वो यूएसए के साथ जुड़ा रहेगा, अच्छा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल बना रहेगा। तो ये भी आपकी एथनोसेंट्रिक अप्रोच को प्रेफरेंस दे रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है। बट जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो आपके जो यहाँ पे जो होम कंट्री के लोग हैं, सॉरी जो होस्ट कंट्री के लोग हैं, उनको जस्टिफाई कर रहा है कि इंडिया के लोकल पर्सन को अपॉइंट करो ताकि लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाए। तो ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच की जस्टिफिकेशन नहीं है, ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच का बेसिकली डिसएडवांटेज बता रहा है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अ वर्कमैन हायर्ड इन प्लेस ऑफ अ परमानेंट वर्कमैन और प्रोबेशनर हु इज टेम्परेरीली एब्सेंट इज कॉल्ड। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका जो परमानेंट वर्कमैन है वो टेम्परेरीली काम से गायब है, तो उसकी बजाय आपका काम ना रुके, उसकी जगह पे आप किसी और को ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लेते हैं,
उस वर्कर को क्या बोला जाता है? टेम्परेरी वर्कमैन, कैजुअल वर्कमैन, प्रोबेशनर वर्कमैन और बदली वर्कमैन। तो प्यारे दोस्तों, जो पॉपुलर टर्म उस वर्कमैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट इज बदली वर्कमैन, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंक्लूड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें आएंगी? एन आउटकम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज एन आउटकम ऑफ दोस रिलेशनशिप। तो बिल्कुल आपकी मैनेजमेंट और वर्कर्स जो है उनके रिलेशनशिप का ही आउटकम है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। और ए वाला जो पॉइंट है वो आपके चार में से तीन ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहा है, तो दिस शुड बी पार्ट ऑफ द आंसर, ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Develop the skills and methods of adjusting to and cooperating with each other। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर आपके मैनेजर्स और वर्कर्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ एडजस्ट और कॉपरेट भी करना पड़ता है, तो उसको लेकर जो स्किल्स हैं मेथड्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। तो बी वाला पॉइंट भी आना चाहिए, और बी, ए और बी देखो आप तीन वाले ऑप्शंस में आ रहे हैं। क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन। तो हार्मोनियस रिलेशन होने चाहिए आपके मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तो ये कैसे उनके रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे, तो वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में आना चाहिए। तो सी वाला पॉइंट भी लग रहा है आना चाहिए जी। गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन शेपिंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, तो ऐसा नहीं है जी, गवर्नमेंट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है, कानून जो है, उसको लेकर रूल्स रेगुलेशंस जो है, गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है उनको फॉर्मुलेट करने में। Parties to industrial relations are employees, their organizations and employer। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो पार्टीज रहती हैं उसके अंदर कौन कौन आता है? आपके एम्प्लॉयज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, एम्प्लॉयर्स भी आते हैं, तो ये सारे लोग आते हैं जी आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन की पार्टीज में। तो ए बी सी ये तो आ ही रहे हैं, और साथ में ई वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ सकता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। डी वाले पॉइंट को तो आप यहाँ पे सीधा सीधा जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी रोल रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को शेप करने में। हालांकि जो डी वाला पॉइंट है उससे लेकर ई वाले पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो रही है, बट अगर यहाँ पे ओनली वर्ड ये लिख देते ना, ओनली वर्ड ये लिख देते तो ये वाली स्टेटमेंट हम गलत कर देते कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है इसके अंदर, बट इन्होंने ओनली वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा, तो इसके बेसिस पे ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, और उसके बेसिस पे आप इसको सही कह सकते हैं, सही मान सकते हैं। 2 और 4 में कंफ्यूजन जरूर रहा होगा आपको, बट करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे सवाल है, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉइज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ IHRM, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बाय पी मॉर्गन। तो इंटरनेशनल HRM के अंदर कौन से एम्प्लॉइज को इंक्लूड किया गया है, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। और अभी यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। होस्ट कंट्री नेशनल, पेरेंट कंट्री नेशनल, थर्ड कंट्री नेशनल और डोमेस्टिक कंट्री नेशनल्स। तो देखो इंटरनेशनल HRM की बात करते हैं तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास यूएसए का कंपनी है और इंडिया के अंदर यहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे देखते हैं जी कि इंटरनेशनल HRM के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के एम्प्लॉय बनेंगे। तो यूएसए का है जी, इसने इंडिया में अपना यहाँ पे जो ऑपरेशंस है उसको सेटअप किया। अब यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज जो यहाँ पे रखे हो वो यूएस से ही आए, यूएस आपका है पेरेंट कंट्री जो है, और इंडिया आपका होस्ट कंट्री है। तो कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पे हो सकता है यूएस से ही आए, ये आपके पेरेंट कंट्री के नेशनल हो जाएंगे। कुछ एम्प्लॉय हो सकता है यहाँ पे इंडिया के लिए जाएं, जो इंडिया के एम्प्लॉय होंगे उनको होस्ट कंट्री नेशनल बोला जाएगा। और हो सकता है यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय ऐसी हो जो ना कि इंडिया के हो ना कि यूएस के हो, लेट सपोज जापान से कोई एम्प्लॉय लेकर आए, तो ये वाला जो एम्प्लॉय है ये यहाँ पे थर्ड कंट्री नेशनल बन जाएगा कि किसी तीसरी कंट्री से लेकर आए। अब क्या कोई और तरीके का एम्प्लॉय यहाँ पे बन सकता है? यही तीन तो होंगे, या तो यूएसए का होगा पेरेंट कंट्री का, या इंडिया का होगा होस्ट कंट्री का, या जापान का होगा थर्ड कंट्री का। डोमेस्टिक कंट्री वाला तो पॉइंट यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ए बी और सी ही आ रहे हैं यहाँ पर, और करेक्ट आंसर इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग का सवाल दिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखी है। और यहाँ पे लिस्ट 1 में सबसे पहले दे रखा है एम्प्लॉयर की एटीट्यूड को लेकर, माई बोट एटीट्यूड, शेयर्ड बोट एटीट्यूड, अवर बोट या फिर योर बोट एटीट्यूड। तो एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयज को लेकर, वर्कर्स को लेकर क्या एटीट्यूड हो सकता है यहाँ पे, उसको लेकर आपको यहाँ पे अलग अलग फ्रेजेस दिए गए और आपको उन्हें मैच करना है।
देखो माई बोट एटीट्यूड मतलब कि ये जो कंपनी, ये जो फैक्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री है वो मेरी है, ऐसा एटीट्यूड लग रहा है एम्प्लॉयर का। तो किससे मैच होना चाहिए? फटाफट से ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो पहला वाला ही आपको सबसे सूटेबल लगेगा कि मेरी बोट है, गेट ऑफ इफ यू डू नॉट लाइक इट। अगर आपको नहीं पसंद मेरी कंपनी, नहीं पसंद मेरे काम करने का तरीका, तो यहां से निकल जाओ। इसके बाद शेयर्ड बोट एटीट्यूड। शेयर्ड बोट का मतलब क्या हुआ कि मेरी बोट है, मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी भी यहां पे आप देखो, अगर आप ऑप्शंस को रीड करोगे तो इसके अंदर जो 3 वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा सूटेड लग रहा है। वी सेल टुगेदर, डू नॉट रॉक द बोट। शेयर्ड बोट है, मैं तुम्हारे साथ सेल कर लूंगा, बट तुम्हें चुपचाप बैठना है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते रहना। आप ज्यादा यहाँ पे हु हल्ला मत करना, बोट को बहुत ज्यादा हिलाने की कोशिश मत करना, नॉर्मली अपनी जगह पे बैठे बैठे जो करना है वो करते रहो। मेरी बोट को, मेरी कंपनी को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को आपने नहीं हिलाना। इसके बाद है अवर बोट एटीट्यूड। अवर बोट के अंदर थोड़ा सा आपने इंप्लॉय को और ज्यादा इंपावर करने की कोशिश करी है। तो देखो अब सेकंड वाला अगर आप रीड करोगे, इट इज अवर कॉमन एंटरप्राइज, लेट अस कंबाइन अवर एफर्ट्स टू बेटर इट। ये हमारी दोनों की कंबाइंड एंटरप्राइज है, दोनों मिलकर हम इसे आगे लेकर जाएंगे। योर बोट एटीट्यूड। योर बोट का मतलब क्या हो गया कि आपने इंप्लॉय को कहा ये आप ही की बोट है, आप ही की कंपनी है, आप नहीं चलाना इसे। तो आपने एक सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइड भर दी इंप्लॉइज के अंदर, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कॉज के लिए होल हार्टेडली यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे। तो डी वाला आपका 4 से मैच होगा और करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, arrange the Indian trade unions associations according to their formation establishment from earlier to later। अब ये वाला सवाल तो मैं मानता हूं काफी इजी है, जिसने याद किए हुए ट्रेड यूनियन कौन सा कब बना, और करने भी चाहिए, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये चीज तो मालूम ही होनी चाहिए। तो जिसको आते होंगे उसने आसानी से आंसर कर लिया होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से यूनियंस है और कब कब ये बने थे, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। अर्लियर टू लेटर यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहला जो बना वो सबसे पहले आएगा और बाकी बाद वाले बन जाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ मद्रास लेबर यूनियन, मैं आपको बताता चलता हूं कब कब बने। ये 1918 में बना था। और प्यारे दोस्तों इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बना था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के अंदर। इसके बाद हमारे पास बना था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 के अंदर। इसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 के अंदर, और लास्ट में भारतीय मजदूर संघ 1955 के अंदर। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो प्यारे दोस्तों बात है जी अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। अब ये सवाल आपका वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ है, और आपके जो वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए अलग अलग टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पे बात की जा रही है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल की, जो कि बहुत ही पुराना हमारे पास ये टूल है, जो कि 1950 से कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। और इसके अंदर बात की गई थी कि आपकी प्लांट लेवल पे आपके इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, नॉट एक्सीडिंग 12 इन दिस जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, जो आपके इश्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। और इसीलिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, 12 ओनली। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है, द टेक्निक्स फॉर अप्रेसिंग परफॉर्मेंस इंक्लूड। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स कौन सी है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो कोई 3 आपको चूज करनी है, 2 को एलिमिनेट करना है। आप एक बार अगर रीड आउट करेंगे, ग्राफिक रेटिंग स्केल, पोटेंशियल रेटिंग, अल्टरनेट रैंकिंग, डाइवर्सिटी काउंट्स और पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, तो आप क्विकली एलिमिनेट कर सकता है कि डाइवर्सिटी काउंट्स हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल में नहीं आता। पोटेंशियल रेटिंग ये तो अलग चीज हो जाती है। पोटेंशियल रेटिंग तो आप बात कर रहे हैं कितना पोटेंशियल है इंप्लॉइज के अंदर, बट परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आप कह रहे हैं कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये तो आपके दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड के अंदर भी आप ग्राफिकली रेटिंग करते हैं, आप अप्रेज करते हैं परफॉर्मेंस को, और ये आपके पास रैंकिंग मेथड है, ऑल्टरनेट रैंकिंग और पेयर्ड कंपैरिजन मेथड्स। पेयर्ड कंपैरिजन के अंदर आप 2 एम्प्लॉइज को एट अ टाइम पिक करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। और ऑल्टरनेट रैंकिंग के अंदर क्या होगा
कि आप जैसे लेट सपोज आपके पास 10 एम्प्लॉइज है, तो आप सबसे पहले देखेंगे बेस्ट कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है, फिर सेकंड बेस्ट और सेकंड वर्स्ट, फिर आपका थर्ड बेस्ट और थर्ड वर्स्ट। इस तरीके से आप अपना जो है ना यहाँ पे रैंकिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलग अलग मेथड्स काम करते हैं। और भी मेथड्स हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ए, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो आपके जो वर्कर्स है वो आपके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबसे कम पार्टिसिपेशन कहाँ होगी, सबसे ज्यादा कहाँ होगी, आपको यहाँ पे उसे अरेंज करना है। तो सबसे कम से शुरू करना है और फिर सबसे ज्यादा पे आपको बढ़ना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। और देखो, अगर आप इन्हें पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, वर्क कमिटीज, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स शेयर इन द इक्विटी, तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे नीचे लेवल हमारे पास जो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी वर्क्स कमिटीज। ये कमिटीज आपकी बनाई जाती हैं जिसमें वर्कर्स और आपके जो एम्प्लॉयर्स है वो कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आती है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के यूजुअली इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो काउंसिल्स होती है, ये जो भी अपना निर्णय लेती हैं वो जो एम्प्लॉयर्स हैं नॉर्मली उसे फॉलो कर लेते हैं। इसके बाद है जी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, कि आपके जो वर्कर है उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा, कोई नॉमिनी, कोई रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर डाल दिया है। और इसके बाद आएगा वर्कर्स शेयर इन इक्विटी, यानी कि वर्कर्स जो है अब खुद इक्विटी यहाँ पे आपकी कंपनी के लिए हुए बैठे हैं, तो वर्कर्स आपकी कंपनी के मालिक बन रहे हैं। और इसके बाद तो आ गया जी वर्कर्स कंप्लीट ओनरशिप, की पूरी ओनरशिप ही आपके वर्कर्स के पास आ चुकी है। पूरी मैनेजमेंट, पूरे बोर्ड, सबको वर्कर्स ही यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आप इस सीक्वेंस को यहाँ पे इस सवाल के अंदर लगाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज्ड अंडर 3 C's फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़े हुए 3 C's कौन से हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। और ये जो सवाल है, एक पर्टिकुलर ऑथर ने कुछ बात बोली है, उससे जुड़ा हुआ है। हमारे पास राव करके एक ऑथर है, उन्होंने 3 C's की बात करी अपनी डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। उन्होंने बोला कि ये 3 C's हमारे पास होते हैं, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और कल्चर। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास ये 3 तरीके की एक्टिविटीज पे फोकस रहता है। एक तो कॉम्पिटेंस के ऊपर, एक कमिटमेंट के ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके ऊपर भी रहता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर में हमारे पास ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन यूजीसी नेट मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की और जानकारी के लिए हमारा जो ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है आप वो भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।